नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं वंदना आप सभी के लिए लेकर आती हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। पिछली कक्षा में हमने बात की थी वर्णमाला की, वर्णमाला के भेदों की, वर्ण होते क्या हैं, उनको किस किस प्रकार से बांटा गया है, किन वर्णों को स्वरों में रखा गया है, किन वर्णों को व्यंजनों में रखा गया है। तो आज टॉपिक को वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पिछली कक्षा में भी हमने बात करी थी स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। जब स्वरों की संख्या से प्रश्न किया जाए तो कहां से कहां तक स्वर आते हैं। जब इनकी कुल संख्या से प्रश्न पूछा जाए तो जो अंत के दो स्वर हैं जिन्हें की अयोगवाह और विसर्ग भी कहा जाता है, ये भी स्वरों में ही शामिल हो जाते हैं। फिर हमने देखा था कि जब व्यंजनों से प्रश्न पूछा जाए तो व्यंजनों की संख्या कहां से कहां तक, और जब व्यंजनों की कुल संख्या से प्रश्न पूछा जाए तो व्यंजन इनमें कौन से शामिल हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये सभी बातें हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे जिस प्रकार वर्णमाला को बांटा गया था दो भागों में, स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार वर्णमाला के जो दो हिस्से हैं, स्वर और व्यंजन, इनको भी आगे विभाजित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे स्वरों के विभाजन की, स्वरों को किस किस प्रकार से बांटा गया है तथा इनके विभाजन का आधार क्या है। एचपी में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पुलिस, पटवारी, टेट, कमीशन, इन सभी में वर्णमाला से हमें प्रश्न देखने के लिए मिलता है। कई बार तो प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है उनकी संख्या से ही, पर कई बार प्रश्न कहां से पूछ लिया जाता है, स्वरों के वर्गीकरण से या व्यंजनों के वर्गीकरण से। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वरों को किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इनके विभाजन का आधार क्या है तथा इन्हें कितने प्रकार से विभाजित किया गया है। स्वरों का विभाजन चार प्रकार से किया गया है। सबसे पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा जीभ के भाग के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर और चौथा मुखाकृति के आधार पर। स्वरों के वर्गीकरण का या स्वरों के विभाजन का आधार कितने, चार प्रकार से। सबसे पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा जीभ के भाग के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर और चौथा मुखाकृति के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं इसके विभाजन के पहले प्रकार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या कई बार इस प्रकार से न पूछकर क्या पूछ लिया जाता है, मात्राओं के आधार पर। तो मात्राओं के आधार पर जब स्वरों की बात की जाएगी तो ये नहीं कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है ये सब हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मात्राओं के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। बात हो रही है स्वरों के वर्गीकरण की, उसमें भी इसके पहले प्रकार उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्राओं के आधार पर इसे बांटा गया है तीन प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वरों में हमारे पास कौन से स्वर आते हैं, दीर्घ स्वरों में हमारे पास कौन से स्वर आएंगे और प्लुत स्वरों में हमारे पास किन स्वरों को रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला भेद, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। कई बार तो हमें सीधे पूछ लिया जाता है, हमारे पास चार वर्ण दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इन वर्णों में कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, पर कई बार ह्रस्व स्वर न पूछ के हमें क्या पूछा जाता है, मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। जैसे कि हमने देखा कि इसके विभाजन का प्रकार क्या है, या तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्राओं के आधार पर स्वर।
तो मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर ये किसके उपनाम है? ह्रस्व स्वर के ही। इन चारों में से कोई भी हमें पूछा गया हो तो बात किसकी हो रही होगी? ह्रस्व स्वर की। देखते हैं इसकी परिभाषा। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से स्वर होंगे? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे या वे स्वर जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया हो। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे और जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया हो। ह्रस्व स्वरों में हमारे पास कितने स्वर आते हैं? 4 स्वर, अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वरों में हमारे पास कितने स्वर आएंगे? 4 स्वर, अ, ई, उ और री। विभाजन किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर। एक मात्रिक, मूल स्वर या लघु स्वर। कौन से स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिनमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया हो। इसमें आने वाले कुल स्वरों की संख्या कितनी? 4, अ, ई, उ और री। तो ये चारों स्वर जब भी दिखे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसके बाद बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों का दूसरा भेद, दीर्घ स्वर। जिस प्रकार ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जाना जा रहा था? मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर को भी अन्य 2 नामों से जाना जाता है, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। पिछले वाले यानी कि ह्रस्व स्वर में हमने देखा था मात्रा के आधार पर एक मात्रिक। दीर्घ स्वरों में मात्रा के आधार पर इसे बांटा गया है द्विमात्रिक। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे। उच्चारण के आधार पर इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले आएंगे ह्रस्व स्वर, उसी के आधार पर दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या हो? ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे या वे स्वर क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। और इसके साथ साथ जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि इनका नाम ही क्या है? द्विमात्रिक। द्वि यानी कि 2, मात्रा यानी कि मात्राओं का प्रयोग किया गया हो। पिछले ह्रस्व स्वर में हमने देखा हमारे पास कितने स्वर आ रहे थे? 4। और दीर्घ स्वरों में हमारे पास कितने स्वर आएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर में आने वाले कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। दीर्घ स्वरों में कुल आने वाले स्वर कितने हैं? 7। ह्रस्व स्वरों में स्वरों की संख्या 4। दीर्घ स्वरों में या द्विमात्रिक स्वरों में आने वाले स्वर कितने हैं? 7। फिर इसके बाद जो हमारे पास दीर्घ स्वर हैं इनको भी आगे विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। देखते हैं इनके विभाजन। सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। दीर्घ स्वरों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। अब इनको आगे 2 भागों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए देखते हैं। सजातीय स्वरों में कौन से स्वर आएंगे? वे स्वर जो एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बने हुए हो। सजातीय स्वरों में हमारे पास कौन से स्वर आएंगे? वे स्वर जो एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बने हो। और विजातीय स्वर 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर। यानी दीर्घ स्वरों में हमारे पास ऐसे स्वर भी आएंगे जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हो और ऐसे स्वर भी आएंगे जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हो। तो चलिए देखते हैं सजातीय स्वरों में हमारे पास कौन कौन से स्वर आएंगे तथा ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको विजातीय स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। सजातीय स्वर, इसकी परिभाषा में हमने देखा कि इसमें कौन से स्वर आएंगे? वे स्वर जो एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बने हो, एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हो। तो सजातीय स्वरों की संख्या या सजातीय स्वरों में कितने स्वरों को रखा जाता है? 3। और वो 3 स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई और उ।
तो देखते हैं कि इन्हें सजातीय स्वरों की श्रेणी में क्यों रखा गया। इसकी परिभाषा में हमने देखा सजातीय स्वरों में कौन से स्वर आएंगे, एक ही प्रकार के स्वरों से बनने वाले। तो आ स्वर की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किन दो स्वरों से मिलकर होता है, अ और अ। उसी प्रकार ई की यदि हम बात करें तो ई और ई। इसी तरह ऊ की यदि हम बात करें तो ऊ और ऊ। तो आप देख सकते हैं कि सजातीय स्वर कौन से स्वर, एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बनने वाले। यहां पर इसमें हमारे पास कितने स्वर आएंगे, 3 स्वर। और वो 3 स्वर कौन से, आ, ई और ऊ। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके सामने है कि ये किन दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं और दोनों ही वर्ण क्या हैं, एक ही प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया गया है। तो सजातीय स्वरों में हमारे पास कितने स्वर आएंगे, 3। दीर्घ स्वरों में स्वरों की कुल संख्या कितनी थी, 7। सजातीय स्वरों में 3। तो विजातीय स्वरों में हमारे पास अब कितने स्वर रह जाएंगे, 4 स्वर। और वो 4 स्वर कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। विजातीय यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर बनने वाले, और इनकी संख्या की यदि बात करें तो कितनी संख्या है इनकी, 4। तो देखते हैं कि इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहा गया है। ए स्वर की यदि हम बात करें तो ये मिलकर बनता है अ और ई से। जिस प्रकार सजातीय में हमारे पास पहला स्वर था अ, जो मिलकर बन रहा था अ और अ से, उसी प्रकार विजातीय में जो हमारे पास पहला स्वर आएगा वो है ए, और मिलकर बन रहा है अ और ई से। पीछे वाले में हमने क्या देखा, दोनों स्वर एक ही थे। अब यहाँ पर इसका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर, उसी प्रकार ए, इसका निर्माण अ और ए से मिलकर। यहां पर भी दोनों स्वर कैसे हैं, भिन्न भिन्न। अगला स्वर ओ, इसका निर्माण अ और ऊ से मिलकर। उसी प्रकार अ, इसका निर्माण अ और ओ से मिलकर। तो सजातीय स्वरों में जहां हमने देखा कि 3 स्वर थे हमारे पास आ, ई और ऊ, उनका निर्माण कैसे हो रहा था, एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर। और विजातीय स्वरों में हमारे पास कितने स्वर आए, 4 स्वर, जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर हो रहा है। यही एक कारण है कि दीर्घ स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। हालांकि ये सभी के सभी 7 स्वर आएंगे किसमें, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वरों में। अब बात करते हैं इसके विभाजन का आखिरी भेद, प्लुत स्वर, जिसको कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, त्रिमात्रिक स्वर। मात्रा के आधार पर यदि कहा जाए तो ये क्या कहलाता है, त्रिमात्रिक स्वर। इसकी परिभाषा की हम बात करें, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। जहां दीर्घ स्वरों में हमारे पास दुगना समय लग रहा था, वहीं प्लुत स्वरों के उच्चारण में हमारे पास तिगुना समय लगे, या जिनमें 3 मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, क्योंकि इनका अन्य नाम ही क्या है, त्रिमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वरों में एक मात्रिक, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक और प्लुत स्वर त्रिमात्रिक। इनका प्रयोग हिंदी भाषा से ज्यादा किस भाषा में, संस्कृत भाषा के मंत्रों उच्चारण में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है ओम। देखने में तो ये हमें क्या लग रहा है, एक ही वर्ण लग रहा है, एक ही अक्षर लग रहा है, परंतु इसके निर्माण की यदि बात करें तो ये 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ, म। तो आप देख सकते हो ह्रस्व स्वरों में हमने क्या देखा था, एक मात्रिक या जिनमें सबसे कम समय लगे। दीर्घ स्वरों में द्विमात्रिक, वहां पर 2 वर्णों से मिलकर बने हुए। और प्लुत स्वरों में त्रिमात्रिक, 1, 2, 3। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, वे स्वर क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर। तो ये था स्वरों के विभाजन का तीसरा प्रकार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो हमने बात की स्वरों के विभाजन की, जिसमें हमने सबसे पहले देखे ह्रस्व स्वर। उससे भी पहले हमने बात की स्वरों के विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, 4 प्रकार से। सबसे पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा जीभ के भाग के आधार पर, तीसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, और चौथा मुखाकृति के आधार पर।
फिर हमने बात की उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फिर हमने देखे कि इसमें आने वाले इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हमने देखा कि ह्रस्व स्वरों में हमारे पास कौन कौन से स्वर आएंगे, इन्हें अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, मूल स्वर, लघु स्वर और एकमात्रिक स्वर। फिर हमने देखा कि ह्रस्व स्वरों में हमारे पास कौन से स्वर आएंगे। इसके बाद हमने देखा दीर्घ स्वर कौन से हैं, इन्हें अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, गुरु स्वर या द्विमात्रिक। द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्राओं वाले और गुरु यानी कि ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगाने वाले स्वर। इसमें हमने देखे कुल स्वर कितने आएंगे, 7। फिर हमने देखा कि दीर्घ स्वरों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय यानी एक ही प्रकार के वर्णों से मिलकर बने हुए, विजातीय यानी कि 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हुए। फिर हमने देखा कि सजातीय स्वरों में किन किन स्वरों को रखा गया है, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है तथा इनकी कुल संख्या कितनी है। इसके बाद हमने देखे विजातीय स्वरों की श्रेणी में कौन से स्वर आए तथा इन्हें विजातीय स्वरों की श्रेणी में क्यों रखा गया है। फिर इसके बाद हमने बात की उच्चारण के आधार पर स्वरों के तीसरे भेद प्लुत स्वर की, जिसे अन्य जाना जाता है त्रिमात्रिक के नाम से। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय, क्यों, त्रिमात्रिक यानी कि 3 स्वरों से मिलकर बनने वाला। और इसे हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से इसमें 3 स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो ये बात थी उच्चारण के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की। यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियोस के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं हिंदी भाषा में जहां पर भी आपको परेशानी आती हो, वे सभी आपकी समस्याएं समाधान हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, तथा इसके साथ साथ आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के मोड को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।